So, hello, my dear Jack Raptor Commons. कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है कि सब होंगे मस्त, बिंदास, जोगास। तो चलो फिर इस बात के साथ शुरू करते हैं भाई अपन अपनी ढिंचा ग्राफिक्स की क्लास। निको भैया हैं आज, क्या खास बनाए जरा पता चल जाए। और स्वीटी जी ने हैशटैग कॉमेंट्स से हाजिरी लगा दिया, अपन भी लगाएंगे हैशटैग कॉमेंट्स, हैशटैग कॉमेंट्स, हैशटैग कॉमेंट्स। मेरी आन बान शान जिगर के टुकड़ास, हैशटैग कॉमेंट्स। टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग 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 टिंग। श्वेता, मोहन, आदर। तो मेथड ऑफ गुडविल पार्ट 2 हम कर चुके थे, है ना। अब हमें आज करना था जो कि है अबाउट चेंज इन पीएसआर, यानी कि अगर आपके लाभ हानि अनुपात में अंतर आ जाए, परिवर्तन आ जाए, है ना। तो जो आप बंटवारा करते थे, अभी तक हमने क्या सीखा था भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसमें प्रॉफिट को बांटना होता है। लेकिन मान लो अगर हमारा रेशियो बदलने का मन कर जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे अकाउंटिंग, ये सब अपन आज सीखेंगे भैया। आज प्यार से हंसते हुए सीखेंगे, मगर उससे पहले कुछ होमवर्क की कहानियां। तो पिक द ऑड वन आउट, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ट्रिकी सवाल है ये जो सवाल होता है ना, ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल होता है, इसमें बच्चे बहुत बार फंसते हैं। तो जरा इसकी ट्रिक को समझते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पार्टनर की बात हो रही है, हाँ जी, ये मैनेजर की बात कर रहा है, ये पार्टनर की बात कर रहा है, ये पार्टनर की बात कर रहा है। और आपके दिमाग में आएगा भैया भैया यही है हमारा आंसर, भैया यही है हमारा आंसर, आपके मन में ये आ जाएगा, ठीक है जी। परंतु ध्यान रखना, परंतु ध्यान रखना, परंतु ध्यान रखना, ये इसका आंसर नहीं होगा। रेंट टू पार्टनर चार्ज है, मैनेजर कमीशन चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन है। यानी कि भैया ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भैया, ये है भैया जी आपका आंसर। बच्चा फिर कहता है भैया देखो, पिक द ऑड वन आउट का मतलब होता है जो ऑड है, जो अलग है उसको पिक करो। तो भैया पर ये सब तो पार्टनर से रिलेटेड है ना, ये जो मैनेजर कमीशन है ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर तो बी भी चलेगा, इसका आंसर तो बी भी चलेगा। तो नहीं जी नहीं, इसका आंसर डी ही होगा। आपको इस चैप्टर में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया जिसमें कि पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो सब कुछ मिल जाएगा। ये रेंट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नॉर्मली पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं आता, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया जी पिक वन आउट में यही गड़बड़ होता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। हिंदी में देख लीजिए, तो विषम यानी ऑड वन आउट को चुने, विषम इसमें से कौन सा अलग है उसको चुने। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, साझेदार की पूंजी पर ब्याज। प्लीज ध्यान रखना, बड़ा अच्छा और ट्रिकी सवाल है ये, कंफ्यूजिंग सवाल है ये, है ना। ये दिमाग को घुमाने वाला सवाल है, कान को कंफ्यूजियाने वाला सवाल है ये, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल होता है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। नाउ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट अगर पार्टनर्स का है तो उसका बैलेंस कैसा होगा। तो भैया डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, हमने दोनों पढ़े हुए हैं। तो डेबिट या क्रेडिट शेष हो सकता है, तो दोनों इसका आंसर होंगे, ठीक है। फिर चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रॉ 10,000 इन ईच क्वार्टर। ओके, ईच क्वार्टर की बात हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब यहाँ पर भैया जी ईच क्वार्टर तो लिखा हुआ है, ईच क्वार्टर तो लिखा हुआ है, लेकिन बिगनिंग है कि एंड है ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है, है ना। ये तो लिखा हुआ है शी विथड्रॉ 10,000 रुपीज इन ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब है भैया 10,000 रुपए हर 3 महीने में, और एक साल में 3 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। हाँ जी भैया जी। इनटू परसेंटेज दे दिया 9%, 9/100, ये भी ठीक है। लेकिन भैया जी यहाँ पे 12 - 3 करेंगे कि 12 + 3 करेंगे कि 12 लिखेंगे। तो जब कुछ नहीं बताया होता है, जब कुछ नहीं बताया होता है तो हम मिड मानते हैं। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम क्या मानते हैं, मिड मानते हैं, ठीक है जी। तो भैया जी मिड का मतलब हुआ 12/2 इंटू 1/12। तो 12 से 12 कटे, 2 0 से 2 0 कटे, 2 से इसको काटेंगे तो 2, 2 और 9 18, 18 और 00 1800। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1800। लो भैया जी लो, कर लो बात।
ध्यान रखना ये क्वेश्चन है ना, हिंदी में देख लीजिए। चारुलता एक फर्म में साझेदार है, उसने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही यानी हर 3 महीने में 10,000 रुपए निकाले हैं। 9% वार्षिक दर पर एनम है, उसके आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो अपन ने कर दिया। ध्यान रखना ना, अगर बिगिनिंग बोला होता तो 12 + 3 यानी 15.2 होता, अगर एंड बोला होता तो 12 - 3 यानी 9/2 होता। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं आगे। और ये हमारा थोड़ा सा बड़ा सवाल है, प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। मैंने आपसे कहा था कि घर से इसको पढ़ के आना था, है ना। कई लोगों ने तो आंसर्स भी दिए हैं, जो कि बहुत ही सही है। ठीक है, ठीक है, तो वेरी गुड। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ के आए, प्लीज यार थोड़ा होमवर्क आप करके आएंगे, है ना। मैं इसको आपको सॉल्व करता हूं, ठीक है जी। सॉल्यूशन देखिए, इसको चाहो तो आप बिना टेबल बनाए भी सॉल्व कर सकते हो। अपन टेबल बना के कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहता है। टेबल बना के करने में ना थोड़ा समझने में आसानी होती है। क्वेश्चन आप घर से पढ़ के आएंगे, मैं पहले टेबल बना लेता हूँ ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। वन टू थ्री और 4 5, 1 2 3 4 5। पांच ही चाहिए। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो भैया जी यहां पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, तो ईयर जो लिखे हैं वो कर लीजिए। 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, ठीक है। तो जो डेट लिखी अपन ने वो लिख दी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ता फिर हिंदी में पढ़ लेंगे। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है बेसिस ऑफ 2 years परचेज, यानी 2 years परचेज है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। और द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। पर इन्होंने एडजस्टमेंट थोड़े से दे दिए, तो इन्होंने प्रॉफिट दे दिया भैया सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख दो भैया जी, तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट। आप चाहो तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही लिख सकते हो। प्रॉफिट मतलब लाभ, है ना। तो 36, 1 70, 1 90, तो ये आ जाएगा 36,000, 1,70,000, 1,90,000, ठीक है। फिर 2 लाख और 3,50,000, 2 लाख और 3,50,000, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भैया जी। अब देखो यहाँ पर स्क्रूटनी की गई भैया, इन्होंने प्रॉफिट सब निकाल दिया था और इनको लगा कि सब बढ़िया है। पर जब चेकिंग हुई, जब स्क्रूटनी हुई, जब ध्यान से देखा गया कि ये क्या कर दिया भैया, इतनी सारी गलतियां। कौन कौन सी गलतियां? अब गलती की है, देखो इंसान है, गलती तो हो जाती है, पर गलती को सुधारना पड़ता है ना। जिन जिन चीजों को कैलकुलेशन में लेना है उनको लेंगे, जिनको हटाना है उनको हटाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000। एबनॉर्मल लॉस है, कब हुआ था? 31 मार्च 18 को। तो भैया एबनॉर्मल लॉस है, हमने इसको माइनस किया होगा, बट ये तो रेगुलर नहीं होगा भैया, इसको प्लस करो, है ना। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है जी। असामान्य हानि कह सकते हो आप। तो रुपए का असामान्य नुकसान हानि 31 मार्च 2018 को 50,000 रुपए की हुई। तो आपको यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा भैया जी? प्लस करना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा भैया जी। क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि ये बार बार थोड़ी होगा। तो गुडविल की कैलकुलेशन ऐसे चीजों पर होती है जो फ्यूचर में भी मेंटेन रहेंगे, भविष्य में भी आगे होते रहेंगे, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि यह भविष्य में भी होगा।
ये एबनॉर्मल है, तो इसको भैया जी आपको माइनस नहीं करना था। प्रॉफिट निकालते समय आपने माइनस किया होगा, तो अब आप इसको प्लस कर रहे हो, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, इसको हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने माइनस किया होगा। अगर कुछ नहीं करते तो फिर यहां कुछ नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया भैया जी। दूसरा, एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 30,000, 30,000 का एबनॉर्मल गेन होगा, वॉज अर्न ड्यूरिंग अ ईयर, 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 के साल में इन्होंने 30,000 का एबनॉर्मल गेन अर्न किया था। ये गेन भी बार बार नहीं होगा, ये तो एबनॉर्मल का तरीका है, ये आपके नॉर्मल बिजनेस का तरीका नहीं है, तो गुडविल से इसको हटाना पड़ता है। तो आपने प्लस किया तो अब इसको हटाओ, हिंदी में देख लीजिए, असामान्य लाभ, है ना, 31 मार्च 2019 के वर्ष में 30,000 रुपए का हुआ। तो हमने यहां पर आए फिर भैया जी, हम इसको अब हम करेंगे माइनस एबनॉर्मल गेन। लेकिन कौन सा साल है भैया जी, ये भी ध्यान रखना। तो ये वाला साल नहीं है, ये वाला साल है, तो 30,000 यहां पर घटेंगे। ठीक है जी, 30,000 यहां पर घटेंगे। यहां कुछ नहीं होगा पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में यहां कुछ नहीं होगा। दो ट्रीटमेंट हो गए, सिंपल है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अगर होमवर्क करके आए हो तो वेरी गुड, जो नहीं करके आए वो मेरे साथ करेंगे। थर्ड पॉइंट, अब सबसे ट्रिकी जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट ही है। अगर इसको आप समझ गए तो बस फिर नाउ, रिपेयर्स टू कार, रिपेयर भैया कार की होने वाली है। हमने कहा हाँ जी, अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000, भैया कार की रिपेयर करा रहे थे हम, तो कार का रिपेयर तो रिपेयर हो गया, हाँ जी। ड्रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट, व्हीकल्स अकाउंट में आपने इसको डेबिट कर दिया। कब? 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020। तो ध्यान से समझना है ना, मैं यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं पहले, वर्किंग नोट। अब देखो, एक ही सवाल में हम सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे ताकि हमें ऐसे बार बार ऐसे बड़े सवाल ना करने पड़े, क्योंकि बिहार बोर्ड में बड़े सवाल इस टाइप के बहुत कम आने के चांसेस हैं, पर आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, इसलिए अपन इसको कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, अब इन्होंने किया क्या, गलती क्या हुई देखिए। गलती ये हुई भैया कि कार की मरम्मत के लिए, कार की मरम्मत यानी कार को ठीक ठाक करना होगा, कुछ चोट वोट इधर उधर लग गई होगी, तो 1 जनवरी 2020 को वाहन एसी में गलत तरीके से 40,000 रुपए डेबिट किए गए थे। यानी कि भैया जी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, हमारा क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, लेकिन हमने गलती से इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। ठीक है जी, क्या हमारा खर्चा था, रिपेयर हमारे लिए एक नॉर्मल खर्चा होता है, हमें उसे एक्सपेंस दिखाना चाहिए था, बट गलती से मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। इसका मतलब अगर वो एक्सपेंस दिखाते तो पूरा का पूरा माइनस होता, हाँ जी, पर मैंने उसे पूरा का पूरा माइनस ना करके एसेट दिखा दिया। तो गलती कैसे सुधारूं भैया जी, तो पूरा का पूरा माइनस करके, तो माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया 40,000 की जो चीज थी, 40,000 की जो चीज थी वो एक्चुअली खर्चा थी, खर्चा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होना चाहिए। ठीक है, पर मैंने उसे अगर व्हीकल में डेबिट किया, डेबिट का मतलब है कि व्हीकल अकाउंट में ऐड किया। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं ना, तो मेरा जो 40,000 रुपए का खर्चा था जो मुझे प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए था, मैं उसको बैलेंस शीट में लेकर चला गया, तो मैंने ये गलत कर दिया भैया जी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जो बैलेंस शीट में लाया उसको वापस लाके माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें एक पेज है, पेज क्या है भैया जी, कौन सा ईयर बोला इसने, ईयर बोला है 1 जनवरी 2020। तो ये चीज जरूर ध्यान देना, 1 जनवरी 2020 का मतलब हुआ ये वाला ईयर, क्योंकि यहीं पर 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक की बात हुई होगी, और जनवरी जो है वो इसी साल में आया होगा, जनवरी इसी साल में आएगा, यहां मत ले लेना, है ना, 31 मार्च से पहले जनवरी आता है। तो यानी कि भैया जी यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 40,000 को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान रखना, माइनस को आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, है ना, तो ऐसे ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, या यहां मैंने माइनस लिख दिया तो ये भी चल जाएगा, आपकी इच्छा है। बस ध्यान रखना, अगर किसी किताब में माइनस में लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन शायद ना लगाया हो। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ना हमारे पास। तो भैया ये 40,000 यहाँ से माइनस होंगे, मैंने माइनस का साइन यहीं लगा दिया है। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहां तक डन है, तो प्लीज टमाटर भेज दें। अब यहां तक तो कौनो प्रॉब्लम नहीं है भैया, प्रॉब्लम है इसके आगे की कहानी। मैंने कहा है आगे की कहानी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो देखो समझना बात को, है ना। 1 जनवरी 20 को मैंने इसको एसेट समझा, क्या समझा, एसेट समझा, और मैंने 40,000 रुपए एसेट साइड पर भेज दिए। ठीक है जी,
एसेट समझकर मैंने इसको 40,000 रुपये यहाँ भेज दिए। तो एक बात बताओ, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? हाँ भैया, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगता है। मैंने कहा अच्छा, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया होगा। भैया ऐसा कुछ बताया तो नहीं। तो कॉमन सेंस है कि अगर मैंने किसी एक्सपेंस को एसेट बनाया तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगाया ही होगा, यानी कि भैया मैं इस पर डेप्रिसिएशन तो लगाऊंगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? तो भैया जनवरी से लेकर मार्च, क्योंकि मार्च के बाद तो अगला साल आ जाएगा, मार्च के बाद तो अगला साल आ जाएगा, तो यानी कि 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल लो भैया जी। तो 40,000 इनटू मंथ के डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या? हाँ जी दिया हुआ है 10%। अच्छा, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है भैया जी? तो इन्होंने बोल दिया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन 2 मेथड से कैलकुलेट होती है, एक स्ट्रेट लाइन, एक WDV। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी कि इसी के ऊपर। तो 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3 मंथ्स, यानी कि 3/12। भैया ये 3/12 कैसे आया? तो जनवरी से। अरे वाह, तृप्ति, नैन्सी, प्रियंका, वेरी गुड वेरी गुड, आप सबने आंसर भी निकाल लिया है। तो 10 से 10, 10 से 10, 3 से इसको काटेंगे तो 4, 4 से इसको काटेंगे तो 1000, यानी कि भैया जी मेरे पास 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है जी, तो अब ये खत्म हो गया भैया जी। हाँ, तो 1/4/20 को मेरी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 39,000। तो भैया ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये मेरा एक खर्चा होता है, और मैंने इसको माइनस किया होगा। डेप्रिसिएशन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है ना, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है मेरा। तो भैया मैंने गलती क्या की थी? मेरा जो पूरा 40,000 रुपए का खर्चा था इसको तो मैंने एसेट बना दिया, और इस पर जो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा होगा उसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो डेप्रिसिएशन है इसको माइनस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं होना चाहिए था। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको 40,000 माइनस करनी, ये बात तो सही है, लेकिन इस 40 पर जो डेप्रिसिएशन लगा के माइनस किया उसे नहीं करना था। तो यानी यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आप क्या करोगे? ऐड करोगे। अच्छा जी, अब यहां तक अगर बात होती तो ठीक होती, लेकिन अब यहीं से प्रॉब्लम और बच्चों में चालू होती है कि मेरे को गलतियां का पता कब चला है? 2022 के बाद। मुझे ये गलती का पता कब चला है? 2022 के बाद। और अगर मुझे गलती का पता 2022 के बाद चला है तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन तो मैंने यहां और यहां दोनों साल में लगाया होगा, दोनों साल में लगाया होगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि डेप्रिसिएशन भैया अगर आपने दोनों साल में लगाया होगा तो दोनों साल में आपको वापस से प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं लगाना चाहिए था। तो अब यहां पर आप लगाओगे माइनस डेप्रिसिएशन, अब लेकिन पूरे 12 महीने का। अच्छा, SLM मेथड और WDV मेथड में अंतर क्या होता है? SLM मेथड में हम हमेशा मशीन की कॉस्ट जो होती है उस पर ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। WDV मेथड में इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो माइनस करके आता है। तो यहां पर हमें SLM मेथड बोला है, अगर WDV बोला होता तो मैं 10% इसके ऊपर लगाता। SLM मेथड का मतलब है जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लगाने हैं। तो 40,000 पे 10%, 4,000 रुपए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए। अब आपको आगे बनाने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि आप समझ गए कि SLM मेथड है, तो 40,000 के ऊपर 4,000 रुपए आएगा और अगले साल भी 4,000 रुपए आएगा। तो यहां पर भी आपको 4,000 प्लस करना पड़ेगा और यहां पर भी आपको 4,000 प्लस करना पड़ेगा। भैया ये 3 बार डेप्रिसिएशन क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि यहां मुझे गलती का पता चला, लेकिन एक्चुअली में मैंने तो प्रॉफिट यहां तक का निकाल लिया ना, तो मुझे तो 2022 के बाद पता चला, अरे 2020 में गड़बड़ कर रखी थी मैंने भैया, तो मैं 2020 भी ठीक करूंगा, 21 भी ठीक करूंगा, 22 भी ठीक करूंगा। अच्छा भैया 40,000 बार बार क्यों नहीं आ रहा? अरे कैसे आएगा? 40,000 तो एक खर्चा था, खर्चा तो एक ही साल में खत्म हो जाता है। आप डेप्रिसिएशन तब तक लगाते हो जब तक आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, खर्चा तो जिस साल हुआ उसी साल आप लिखते हो और खत्म। तो ये ध्यान रखना कि भैया जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा भैया जी? भैया जी खर्चा जो है वो माइनस और जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया वो प्लस। अच्छा, अगर मान लो कोई कार होती और मैं उसको एक्सपेंस समझ लेता तो इसका उल्टा कर देता। तो रूल मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूं, प्लीज रूल्स आपको ध्यान रखना है। अगर इसी का उल्टा होता कि भैया जी कार मैंने खरीदी थी और उसे रिपेयर समझ लिया, कार मैंने खरीदी थी और उसे रिपेयर समझ लिया, तो हम क्या करते? रिपेयर समझ लिया यानी कि 40,000 माइनस कर दिया होगा, तो अब हम उसे प्लस करते।
और जो चीज माइनस करनी थी वो नहीं की है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर, तो उल्टा करते हैं ना, ये ध्यान रखना। अगर एसएलएम मेथड होता है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ऐसे ही 1 4 21 को इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 35,000। WDV मेथड होता, सॉरी, अगर WDV मेथड होता है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में एसएलएम मेथड बोला हुआ है, तो भैया जी एसएलएम मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगता है। तो फिर से इस पे आ जाएगा 4,000 रुपए। तो प्लीज ध्यान रखना, WDV SLM इन सब चीजों के अंतर याद रखना। 11th अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी हो गया भैया डन। अब बारी आती है अगला आखिरी कॉन्सेप्ट की, ये भी समझो। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 में जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था वो अंडर वैल्यू था। अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है भैया जी, कि हमने कम लिख रखा था। कम लिख रखा था भैया क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसको बढ़ाओ, क्योंकि कम नहीं लिखना है, उसको सही प्राइस पे लिखना है। तो अगर आपने कम लिख रखा है तो उसे बढ़ाओगे तो फिर प्लस करना है, सिंपल सी बात है। तो प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होते तो प्लस होते हैं, ओवर वैल्यूड होते तो माइनस होते हैं। पर ईयर कौन सा है भैया जी, तो ईयर है 31 मार्च 2020। तो ये देखो 31 मार्च 2020 यही वाला ईयर है, तो 50,000 इसमें प्लस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो 31 मार्च 2020 को बंद होने वाले स्टॉक का मूल्य 50,000 रुपये रखा था। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन याद क्या रखना पड़ेगा कि भैया ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर, यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर प्लस है तो ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा। क्लोजिंग क्रेडिट में होता है, ओपनिंग डेबिट में होता है भैया, इसलिए ये अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, है ना। कई लोग कहते हैं भैया सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग है भाई। क्लोजिंग क्रेडिट में आता है, ओपनिंग डेबिट में आता है, तो इनका इंपैक्ट अलग अलग पड़ता है। तो भैया जी एड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लेकिन भैया जी ओपनिंग स्टॉक अगली साल जाके होगा, अगली साल, तो 50,000 यहां से माइनस होगा। यहां से मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, यहां से मत करना, यहां से करना है, बस खत्म। इतना ही हमारा काम था। लो भैया हो गया सारा काम खत्म। हाँ जी, चलिए तो एक बार बता देंगे, सब डन है तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। टन टना टन टन है तो आगे बढ़ते हैं। सब डन है, टन टना टन टन है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम खाओ, गर्मी है। मैं तो आइसक्रीम भी नहीं खा सकता, मुझे जुकाम हो गया है। कोई अदरक की चाय पिला दो। आह टमाटर, वाह टमाटर, टमाटर बड़े मजेदार। चलो जी, ठीक है। तो अब इसकी टोटलिंग कर लो। तो भैया ये 50,000 यहां पे प्लस हो रहा था, है ना, तो ये हो जाएगा 86,000। फिर ये यहां पर माइनस हो रहा था, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो ये 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नैन्सी जी को भी सर दिया, ओके सॉरी सर, मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान देना है ना, इसलिए पता मैं यहाँ पे साइन लगाना ज्यादा बेटर महसूस करता हूँ देन इधर, लेकिन पहली बार क्लास में है सवाल तो मैंने यहाँ कर दिया, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना ना यहाँ सही रहता है। अब ध्यान क्या देना पड़ेगा, ये 40,000 माइनस है, ये 1,000 प्लस है और ये 50,000 प्लस है। अच्छा जी, तो 40 10 11,000 जोड़ दो तो ये 201 हो जाएगा। ठीक है, एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं। चलिए अब यहां पर क्या है, 4,000 तो प्लस है और 50,000 माइनस है, तो 2 लाख में 50 माइनस के 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस 4 तो 1,54,000। फिर यहां पर 3,50,000 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 3,54,000। अब आपको क्या करना है भैया, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा भैया, इन सबको जोड़ के, तो इन सबको जोड़ लो भैया जी, है ना। तो 86,000 में 4 जोड़ लिया तो 90 हो जाएगा, है ना। तो 1 लाख और 2 तो 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 7 लाख हो गया, 7 लाख हो गया। 50 और 50 8 लाख हो गया, 8 लाख और 80 तो 8,80,000 हो गया। 8,80,000
और 40, तो 9,20,000 हो गया। 9,20,000 और 6, तो 9,26,000, 9,27,000, 9,27,000 और 8, 9,35,000। प्लीज एक बार बताएं टोटलिंग इतनी आ रही है क्या? 9,35,000 आ रही है क्या टोटलिंग? प्लीज जिन्होंने देखा है बाय सर, बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। ओके जी, हाँ जी, पर साथ में आंसर देते तो मजा आता। चलो कोई नहीं। प्लीज याद रखिए जो भी लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो सवाल खुद से जरूर करें, है ना। 3,54,000 गुडविल कह रहे हैं, मुझे टोटलिंग बता दीजिए। 9,35,000 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? प्लीज एक बार सच्ची सच्ची बताएं, मेरा आंसर देख के ना बताएं। तृप्ति तनिषा जी ने तो बता दिया सर चाय पी लीजिए, सब सर्दी छूमंतर हो जाएगी। वही तो कौशिक जी मांगी तो रहा हूं मैं चाय, कि क्या मुझे कोई चाय पिलाएगा। शगुफ्ता, ज्योति, तनुजा। सर जी ओपनिंग स्टॉक माइनस कैसे हुआ? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होता है ना, ये क्रेडिट साइड होती है, तो जितना क्रेडिट साइड कम होगा उतना प्रॉफिट भी कम होता जाता है। तो अगर आपने इसको कम लिखा है क्लोजिंग स्टॉक को, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट कम किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा यानी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्लस करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है, तो उसका प्रॉफिट पे सेम इंपैक्ट पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट भी कम, तो इसको बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो प्लस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक उल्टा होता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर होता है। अगर आप ओपनिंग स्टॉक कम करते हो तो एक्चुअली में प्रॉफिट को बढ़ा देते हो, तो ये तो गलत बात है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटता है ना, ये उल्टा असर है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि इस पर उल्टा इंपैक्ट पड़ता है। 4,000 कैसे आया शिखा जी? 4,000 डेप्रिसिएशन है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार की मरम्मत के लिए 1 जनवरी 2020 को हमने जो वाहन था वो 40,000 का खरीदा था, ठीक है जी। परंतु एक्चुअली वो मरम्मत की कॉस्ट थी, तो मरम्मत की कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थी, तो उसको पूरा का पूरा माइनस करना चाहिए था। हमने उसको कार की कॉस्ट समझ के कार के उसमें ऐड कर दिया, यानी एसेट बना दिया बेसिकली, है ना, एसेट बना दिया। तो अगर एसेट बनाया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया होगा। अब डेप्रिसिएशन का जो मेथड इन्होंने कहा है वो एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड का मतलब होता है जो कॉस्ट है उसी पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000। तो पहले साल भी आप 40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, लेकिन 3 महीने के लिए। तो 40,000 का 10% 4,000 और 3 महीने यानी 1,000। पर अब अगली साल से तो पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का लगेगा। तो 40,000 के ऊपर 10% 4,000, 4,000, ठीक है जी। अगर ये वाली गलती उसने यहाँ की होती तो सिर्फ एक बार 4,000 आता। अच्छा, अगर यहाँ पर एक और ईयर होता जिसमें प्रॉफिट की कोई गलती होती तो वहां भी 4,000 आता है ना। ये चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप सबने बोला यही है, तो यही मान के चल रहे हैं। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है भैया जी। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 9,35,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको काट देंगे। 43 तो 8 35, तो 187,000। तो 187,000 आपके पास एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब भैया जी यहाँ पर गुडविल के लिए क्या कहा गया था भैया जी? औसत लाभ 2 साल की खरीद। 2 साल की खरीद यानी कि भैया जी हमारा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2 हैं, तो 1,87,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 3,54,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन डना डन डन बोलो, टन टना टन 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 तारा, टन टना टन 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 तारा 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 तारा। गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं नैन्सी जी, देखिएगा आपसे कहाँ गलती हुई टोटलिंग में। या कई बार बच्चे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन सिर्फ यहीं तक लेते हैं, यहाँ नहीं लेते, है ना, या प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ी आप चेक कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे पास आखिरी मेथड, जिसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड या पूंजीगत, है ना। तो भैया जी पूंजीकरण विधि कहते हैं इसको। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है एक्चुअली में, जो 2 चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं वही, बड़ा सिंपल काम है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। पूंजीकरण विधि में देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर 2 वेज। जो पूंजीकरण मेथड है उसमें आपके पास 2 विधियां हैं। जो पूंजीकरण मेथड है उसमें आपके पास क्या है? 2 विधियां हैं, ठीक है जी। सबसे पहला है ए कैपिटलाइजेशन एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी, कैपिटलाइजेशन एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरी विधि है कैपिटलाइजेशन एज पर
सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड और एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो भैया एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है? हाँ जी भैया जी याद है। पहला स्टेप होता था इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालते थे? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं, टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है जी, यही करते थे। हाँ जी, फिर हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप निकालते थे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये किया करते थे, याद है ना? अभी तो किया ही था अपन ने, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना? यहां पे भी तो यही किया है, एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। पर अब आपको ऐसा नहीं करना, कैपिटलाइजेशन मेथड में बस एक ही यही अंतर हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट को इनटू करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, क्या किया, एवरेज प्रॉफिट को इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ये फॉर्मूले का पॉइंट है भाई, इसको याद ही रखना पड़ेगा। और इसमें आप माइनस कर दोगे कैपिटल इंप्लॉयड, इसमें आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे कैपिटल इंप्लॉयड, बस काम खत्म। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इससे जो भी आंसर आएगा उसमें कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर दोगे, आपकी गुडविल आ जाएगी, बात खत्म। अच्छा भैया जी, अगर कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट करें तो पहला है भैया जी एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है भैया जी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये सब फॉर्मूला हम पहले ही सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो एज इट इज, एज अर्लियर डिस्कस्ड। ठीक है जी, ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट भी अपन निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं आपको, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, है ना? ये फॉर्मूला होता था, कैपिटल इंप्लॉयड के ऊपर लगा देते थे। अच्छा, कई बार एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया होगा या ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके आप एवरेज निकालते हो, है ना? या कई बार एवरेज दिया होगा तो डायरेक्ट ले लोगे। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि भैया ने कैपिटल इंप्लॉयड लिखाया था और क्वेश्चन में तो एवरेज दिया हुआ है ना? एवरेज दिया तो एवरेज ले लोगे, ओपनिंग क्लोजिंग दिया तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करके लोगे, है ना? फिर थर्ड स्टेप होता था हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था भैया? तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पर चौथा स्टेप ये होता था भैया कि सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू गुडविल निकालने के लिए गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम यही इनटू करते थे, अब ऐसा नहीं करना। अब बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, बस ये कर देना है, बस इतना सा काम है। जैसे यहां पर आपने एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR किया है, ऐसे ही यहां पर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR कर देना। अब बच्चे के मन में एक डाउट आता है, भैया एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। यहां कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर रहे हैं, यहां क्यों नहीं कर रहे? तो अगर एक लॉजिक लगाओगे ना, लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय हमने यहां पे क्या किया है, कैपिटल इंप्लॉयड क्या किया है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नेट ऑफ रेट रिटर्न अपॉन 100, और फिर इस नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल इंप्लॉयड का जो ट्रीटमेंट आप यहां देख रहे हो ना, वो एक्चुअली में यहां पर एडजस्ट हो चुका है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर क्वेश्चन में फिगर सेम है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर क्वेश्चन में फिगर सेम है, तो इन दोनों ही मेथड में से कोई भी मेथड चूज करो, सेम आंसर आएगा। If figures are same, then calculation of goodwill from both ways। तो अगर क्वेश्चन में दिए गए नंबर समान है, मतलब सेम है ना, तो फिर
जो ख्याति की गणना है वो सेम ही होती है। देन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फ्रॉम बोथ मेथड्स आर सेम। आई बात समझ में? ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना तो सीख रखा है भैया हमने, क्या दिक्कत है? तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इनटू 100 अपॉन एनआरआर और माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। अच्छा भैया ऐसा कर सकते हैं क्या कि पहले एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दें? नहीं कर सकते, है ना। ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब ये शायद 6वीं 7वीं 8वीं में सिखाया जाता है, बॉड मास, है ना, तो उसमें ब्रैकेट पहले आता है। ठीक है जी। तो ब्रैकेट में एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, फिर जो आएगा उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना है। और यहां पर क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का ऊपर ही आपने ट्रीटमेंट ले लिया, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल ही कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर करना है। और अगर क्वेश्चन में दिए गए फिगर्स दोनों ही केस में सेम होंगे तो इससे निकलने वाली गुडविल भी सेम होगी। ठीक है जी। चलिए जी, चलें आगे। सर डाउट है, आंसर चेक करो, फिर से आंसर चेक करो। कौन सा? इससे पिछले वाले सवाल का आंसर में तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही मुझे यार, आपने कोई कैलकुलेशन रॉन्ग की होगी, यही हो सकता है बस। और अभी डाउट आ नहीं रहा है। अच्छा डाउट यहाँ से आता है क्या? यहाँ से आता है। कहाँ है डाउट? तृप्ति जी का। हाँ जी अल्ताज जी बिल्कुल ठीक है सर, जो क्रेडिट साइड हो उसको माइनस करेंगे, जो डेरिवेटिव रहेगा उसको प्लस। नहीं जी, उल्टा कर रहे हो आप, उल्टा कर रहे हो। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का केस है। अगर ओवर वैल्यूएशन होगा तो क्रेडिट के केस में माइनस करेंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के केस में माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक के केस में माइनस, ओपनिंग स्टॉक के केस में प्लस। अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक के केस में प्लस और ओपनिंग स्टॉक के केस में माइनस। इतना ही याद रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटर्स क्यों करेंगे? सुहानी जी हमने नहीं किया यार, क्वेश्चन ने कहा कि आपने, उन्होंने गलती कर दी है। अब अगर कर दी है तो हमें सुधारना पड़ेगा ना, हमने नहीं किया है, क्वेश्चन ने कहा कि उनसे गलती हो गई है, तो वी विल इम्प्रूव इट, है ना, वी विल करेक्ट इट। चार्जर कहाँ से है बता दिया मैंने। ये किन्होंने सवाल पूछा था, वो तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है मुझे। सर मेरे ना सारे लेक्चर्स देखे हैं बट ये समझ नहीं आ रहा। रागिनी जी जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको पूरा करके लिखिए, समझ में आ जाएगा, या हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर पाएगी। अब यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ठीक है उसकी, है ना। ओके 3,74,000 इतना होगा। हाँ जी, तो 3,74,000 नहीं लिखा क्या मैंने क्या लिखा है? एक मिनट, ओ 54 कुछ टोटलिंग रॉन्ग कर दी क्या मैंने? अरे सॉरी। हाँ जी, अरे यार टोटलिंग रॉन्ग लगती है क्या मैंने? 87,6 नहीं सही, मेरी गलती है। ओके मैं समझ गया। ओके हाँ जी बिल्कुल 3,54,000 नहीं 74 होगा। ऑफकोर्स बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया मैंने। वेरी गुड, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। ठीक है, ये तो आप लोग समझ जाया करो कि अगर यहाँ लिखा है तो इंटू 2 तो कर ही देंगे, भैया से गलती से गलत हो गया होगा, है ना। ऑफकोर्स 8 दूनी 16 होता है और एक कैरी होगा तो 7 हो जाएगा। हाँ ठीक है डन। ओके प्लीज अगर कभी कोई ऐसी टोटलिंग मिस्टेक हो तो घबराना नहीं, आपकी बात सही है, कैलकुलेशन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। चलिए तो ये दोनों मेथड क्लियर है भैया जी, मेथड तो क्लियर है भैया जी। भैया सर फॉर्मूला सब में अलग लगेगा क्या? हाँ जी अंशु जी, फॉर्मूले सबके अलग है। एवरेज प्रॉफिट अलग तरीके से निकल रहा है, सुपर प्रॉफिट अलग से निकल रहा है। कैपिटलाइजेशन में एवरेज वाले में थोड़ा सा अलग है और सुपर वाले में ये लास्ट वाला थोड़ा सा अलग है ना। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में सिर्फ गुडविल निकालने का तरीका अलग है, वरना तो सेम ही फॉर्मूले हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू पार्टनरशिप फॉर्म। ये भैया जी एक इन्फॉर्मेशन दे दी है जो पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ओके चलो। प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे दिए। 17 का 80,000, 20 का 1,50,000, 18 का 1,00,000, 19 का 2,00,000 और 21 का 2,70,000, यानी कि हमें प्रॉफिट दे दिए। तो प्रॉफिट अगर 5 साल के दिए हैं तो मेरी छठी इंद्री कह रही है भैया, मेरे अंदर से जोर जोर से कुछ कहा जा रहा है भैया। मैंने कहा क्या कहा जा रहा है? पक्का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 5 साल के प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित जानकारी एक साझेदारी फर्म से संबंधित है। पिछले 5 वर्षों के लाभ है। 2017 का दे दिया, 2018 का दे दिया, 2019 का दे दिया, फिगर सेम है ना। 2020 का दे दिया, 2021 का दे दिया। ठीक है जी, 5 साल के फिगर दे दिए। फिर इन्होंने कहा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 5 लाख है। हमने कहा ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट भी दे दिया 20%। तो यानी कि मैं समझ गया कि मैं नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं। हाँ जी, अब
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल आपको फाइंड आउट करना है, यानी ख्याति आपको फाइंड आउट करना है। अगर 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के केस में 3 इयर्स परचेज है, और 3 इयर्स परचेज ही सुपर प्रॉफिट के केस में भी है। ठीक है जी, अच्छा जी। और फिर कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि एक तरीके से हमारा एवरेज प्रॉफिट भी रिपीट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट भी रिपीट हो जाएगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। ठीक है जी, ताकि दोनों ही मेथड आपके क्लियर हो जाए। हिंदी में देख लीजिए, प्रॉफिट हमें दे दिया है, फिर औसत नियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 5 लाख दे रखी है, सामान्य लाभ की दर 20% दे रखी है। निम्न आधारों पर ख्याति की मूल्य को कैलकुलेट करें। औसत लाभ 3 वर्ष के हिसाब से, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट 3 वर्षों के हिसाब से, और अधिलाभ का पूंजीकरण करना है। तो मैं पूंजीकरण दोनों मेथड से कराऊंगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, 3,74,000 ही है, गलती से मैंने उसमें 54 लिख दिया था, गलती से, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। आइए आइए आइए, और अगर आप लोग मुझसे पहले करेंगे सवाल तो मेरी ओर से एक टॉफी जरूर खाइएगा। कह रहे भैया टॉफी तो हम खा ले, पैसा भेज दो। अरे मेरी ओर से खाना है, पैसा तो आप ही लगाओगे यार। चलिए जी, हाँ, कोई जुपिटर से है क्या? नहीं जी, पर हमारे यहाँ कुछ लोग आगरा से जरूर लग रहे हैं। आगरा से तो जरूर लग रहे हैं भाई, दिख रहा है मुझे चैट से, कुछ लोग आगरा से ही आए हुए हैं। मार्च से भी है। चलो जी, तो अब स्टार्ट करते। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप लोग आगरा वाला जोक समझ तो गए ना, पता चला जोक ही सर के ऊपर से निकल गया। ठीक है, चलिए जी। रितु जी कह रही है आपने गलत लिख दिया सर। अब क्या गलत लिख दिया, सब सही तो है। चलिए, सब फिगर्स की स्पेलिंग तो नहीं कर रहे, फिगर्स की स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ी कर रही है। सही थी फिगर्स। चलिए, अब इधर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है भाई एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा भैया जी? तो इन 5 साल का प्रॉफिट जोड़ो, तो 80 और 1 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 3,80,000, 3,80,000 और 3, तो 6,80,000, 6,80,000 और 7, तो 7,20,000, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 5। मैं क्लास में करा रहा हूं इसलिए फास्ट करा रहा हूं। ठीक है जी, आप लोग पूरा फॉर्मूला लिख के करेंगे ना, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करेगा। ठीक है, आगरा वाला जोक लगता है किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, कोई जल्दबाजी में नहीं करना। 7,20,000 आ रहा है मेरा टोटल, आप लोगों का 3,20,000 कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या टोटलिंग में यार? टोटलिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो फिर लेट मी चेक कहाँ गड़बड़ हो गई है मुझसे। एक लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3,80,000, यहां तक तो ठीक है। 3,80,000 और 3, तो 6,80,000, 6,80,000, अरे यार 120, 8 लाख ही तो हो रहा है। 7,20,000 कैसे निकलेगा? 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है जी, तो अब अगर मुझे गुडविल निकालना है तो गुडविल इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 4,80,000। लो भैया चुटकी बजा के कर लो भैया, लो भैया चुटकी बजा के कर लो भैया। डन है जी, सिंपल। सर आज कंफ्यूज नहीं यार, तो टोटलिंग वोटलिंग तो ऊपर से हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हम कैल्सी यूज ना करें, वरना कैल्सी यूज करके तो अपन तुरंत कर सकते हैं ना। चलिए जी, अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट तो आपने यही निकाल लिया, तो क्या दोबारा निकालने की जरूरत है? नहीं, सेम क्वेश्चन है, आप पहले ही निकाल चुके हो, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट लिख दोगे एवरेज प्रॉफिट
इज इक्वल टू 1,60,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा भैया, मुझे निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, वो कैसे निकाले भैया जी? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है ही, है ना। औसत नियोजित पूंजी आपको दी हुई है 5 लाख और 20% का दर दिया हुआ है। तो लिख लीजिए भैया जी 5 लाख इंटू 20/100। तो 10 से 10, 10 से 10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है जी, तो 1 लाख हो गया भैया जी। तो अब आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। तो वो कैसे होगा भैया जी? तो 1,60,000 माइनस 1 लाख। तो निकाल लो भैया जी, कैसे हो जाएगा? तो ये आ गया अपने पास 60,000। अब गुडविल, तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? 60,000 और कितने साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज था भैया? 3 साल का। तो हो जाएगा 1,80,000। लो भैया कर लो बात, ये हो गया। लीजिए भैया, ठीक है। हाँ जी, सूरज जी ने निकाल दिया, ऋतिका जी ने निकाल दिया, वेरी गुड। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, मैस्टिक सारस ने निकाल दिया, प्रियांशु ने निकाल दिया, तनिषा ने निकाल दिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अपनी पीठ थपथपाते रहे भाई, खुद को मोटिवेट करते रहे। ठीक है, ऋतु ने निकाल दिया, प्रज्ञा जी कह रही है सर अभी इसका तो मतलब नहीं है। चलिए जी, अब आता है भैया जी अपने पास थर्ड मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ध्यान हो, किंजल जी ने भी निकाल दिया, तृप्ति ने निकाल दिया, अभिषेक ने निकाल दिया। ठीक है, चलिए, अगर आपको ध्यान हो तो हमारा फॉर्मूला देखो तो सुपर प्रॉफिट तक तो सेम फॉर्मूला है। कैपिटलाइजेशन एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट तक तो सेम फॉर्मूला है ना। बस गुडविल निकालने का फॉर्मूला बदला। तो अगर आप यहां देखेंगे तो गुडविल यहां पर 1,80,000 आई है। इस वाले को छोड़कर सुपर प्रॉफिट निकालने तक का तो मेथड सेम है, यही है। तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर है। अगर अलग अलग क्वेश्चन होगा तो आपको बार बार निकालना पड़ेगा। जब क्वेश्चन एक ही है तो सुपर प्रॉफिट तो मुझे यहाँ डायरेक्टली दिया ही हुआ है, तो आप गुडविल निकाल सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकाले भैया जी? तो गुडविल का फॉर्मूला यहां पर क्या है? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं था, 60,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और रेट ऑफ रिटर्न 20 था। रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 20, है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सामान्य औसत लाभ 20%। अब आप इसको निकाल लीजिए, 10 से 10 इसको इससे काटेंगे तो 5 इंटू 60 यानी कि 3 लाख। तो अगर मैं कैपिटलाइजेशन मेथड लगाऊं और उसमें सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकालूं तो 3 लाख आ रहा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर फिगर सेम रहेंगे तो एवरेज प्रॉफिट भी, अगर आप कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट भी करोगे तब भी सेम आएगा। लेट्स चेक इट, है ना, लेट्स चेक इट। तो मान लीजिए अगर मैं फोर्थ करूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अगर मैं इसके थ्रू करूं तो इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो देखो, मैंने एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था? 1,60,000। ये देखो, एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 दिख रहा है। हाँ जी भैया, एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 दिख रहा है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो भैया जी। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट यानी 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 20 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 5 लाख। एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूं। अच्छा, हो सकता है आपको अभी फॉर्मूला याद ना रहा हो, इसलिए आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है सर, तभी सेम आंसर आ रहे हैं। अच्छा देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलो भैया, तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको इससे काटते हैं तो ये 5 होता है, 5 को इससे काटेंगे तो 8 लाख। अब 8 लाख में माइनस कर दो 5 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख।
लो भैया लो, डन डना डन टन, टन टना टन टन। ठीक है जी, तो हो गया भैया जी, काम खत्म, डन है जी। आई बात समझ में? चलिए तो एक बार टमाटर भेजे, जब तक पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, मैं देख लूं जरा। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरी लाइव क्लास है, कुछ बात है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मतलब मैसेज कर दीजिए, है ना। हाँ जी, चले। चले जी आगे। तो देखो यार, ये तो सवाल बड़ा इजी था, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दिया होगा। कल हमने भैया कैपिटल एम्प्लॉयड के कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे, याद है? एक एसेट साइड अप्रोच, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो थोड़ा सा एक सवाल में ट्विस्ट करके उसको सॉल्व करते हैं और अपने काम को खत्म कर लेते हैं। आओ एक और सवाल करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा बड़ा सवाल देखने में लगेगा, कॉन्सेप्ट वैसा ही है ना, कॉन्सेप्ट वैसा ही है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ, चलिए सर मनाली, यार अभी मैं मनाली नहीं जा सकता तो मुझे अभी सर्दी जुकाम है, कुछ दिनों बाद चलेंगे। कहाँ चलना है सर? आप लोग अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, तब सेलिब्रेशन में चलेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल बड़ा नहीं भाई, एक इंग्लिश एक हिंदी में है ना। बस एक ही बात याद रखनी है जो हमने सिखाई थी, कि दो साइड की अप्रोच होती है जिसके थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। बस इतनी बात अगर आपको याद रहेगी, और एक तो बहुत ही सिंपल थी। अच्छा ये ध्यान रखना है, यहाँ जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख रहे हैं और जो अकाउंटिंग रेशो में सीखेंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों को सेम फॉर्मूले में मत रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलिए जी, वायु एंड जल आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 पर गिवन दिस। तो कैपिटल का बैलेंस भी दिया है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है। बस इसमें एक ही पेज है भैया जी, कि ये देखो यहाँ पर एक नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव। बस इसी बात को अगर आप याद रखेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, और इसमें ज्यादा कुछ पेज है नहीं। फिर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, लास्ट 5 साल के प्रॉफिट भी हमें दिए हुए हैं 60,000। अच्छा 2018 में लॉस है भैया जी, तो ये नेगेटिव है। अगर लॉस है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी माइनस होगा भैया जी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है जी, माइनस होगा, है ना। फिर 2019 में 1,30,000, फिर 2020 भी हमें दिया हुआ है और 2021 भी हमें दिया हुआ है, यानी ये 5 साल हो गए, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 5 साल का प्रॉफिट है जिसमें 1 साल लॉस है, और हमें ऊपर कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। फिर हमसे कह रहे हैं कि जर्नल रिजर्व भी आपके पास है भैया जी 50,000 का, 50,000 का जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, अच्छी बात है। फिर इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो जरा बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जरा इसको कैलकुलेट करके बता दो। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, बता देते हैं। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, वायु और जल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को उनके पूंजी एवं चालू खातों का शेष इस प्रकार था। कैसा था? तो पूंजी खाता 5 लाख और 3.5 लाख है, पॉजिटिव है। चालू खाते में इनके पास ये नेगेटिव है ना, ठीक है, नेगेटिव है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के लगातार लाभ इस प्रकार थे। 2017 में 60,000, 2018 में 40,000, लेकिन ये लॉस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लॉस है, यानी इसको माइनस करेंगे। फिर 19 में 1,30,000, 20 में 2 लाख और 21 में 2.5 लाख। जिन लोगों को बन रहा है प्लीज करना चालू करते हैं। सामान्य रिजर्व, रिजर्व भी हमें दिए हुए। जनरल रिजर्व जो होते हैं ना उसे फ्री रिजर्व कहते हैं ना, जनरल रिजर्व जो होते हैं उसे फ्री रिजर्व कहते हैं, ठीक है जी। यदि सामान्य प्रतिफल दर 10% है तो औसत लाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा गुडविल का मूल्य ज्ञात कीजिए।
यानी ख्याति का मूल्य हमें निकालना है। तो हमने कहा ठीक है जी, नेकी और पूछ पूछ इसीलिए तो आए हैं, तो चलो भाई निकालते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके थ्रू हमें निकालना है ना। तो भैया सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है भैया जी। तो सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब देख लीजिए कितना कितना है, 60,000 40,000 नेगेटिव है ना। तो 60,000 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 40,000, ठीक है जी, प्लस, ठीक है जी, माइनस हो जाएगा 40,000 क्योंकि ये क्या है, लॉस है। फिर 1,30,000 2 लाख और 2.5 लाख, तो 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अच्छा, तो अब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसको करके देख लेते हैं। तो 60 में 40 माइनस हुआ तो 20, 20 और 31 कितना हो गया, 150, 150 और 2 350, 350 5 बार 6 लाख हो जाएगा। टोटली गलत ना करो, तो ये लोग कहेंगे भैया का दिमाग नहीं है यहाँ। 6 लाख ही होना चाहिए ना। 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1,20,000। हाँ जी बता दो यार एक बार, 1,20,000 सही है? 80,000 कह रहे हो आप लोग? कुछ समझ में आ रहा है भाई? रजनी जी इसमें तो यार ऐसा कोई टफ चीज नहीं है यार, ये तो 8th 9th में भी आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा होगा। अगर कोई मिसिंग है तो प्लीज बताइए, है ना, कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है भाई, 4-5 साल के प्रॉफिट जोड़ने हैं और जितने साल है उससे डिवाइड करना है। कोई लॉस है तो उसको माइनस करना है। प्लस माइनस में तो ऐसा नहीं लग रहा कोई गड़बड़ है। सब लोग 60,000 कह रहे हो, मेरा 1,20,000 आ रहा है, क्या गड़बड़ आ रही है भाई? समाभिया जी ने लेकिन 1,20,000 बताया है, संयुक्ता जी ने 60,000 बता रहे हैं। एक बार चेक कीजिए प्लीज। देखो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे प्रॉफिट का बस टोटलिंग करना है, एक ही बस पॉइंट ध्यान रखना है, लॉस 40,000 रुपए का, तो उसको आपको बस ध्यान रखना है, बाकी तो सब सिंपल है ना। ये तो एक बार चेक कर लीजिए टोटलिंग में कहाँ एरर हो रही है ना, क्योंकि टोटलिंग में एरर तो हो सकती है, वो तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल तो ईजी लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है। अब सेकेंड स्टेप होगा, क्योंकि मुझे भैया जी कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार डायरेक्ट नहीं दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दी हुई है, तो मुझे इसको सोचना पड़ेगा कि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करूं। तो मुझे क्वेश्चन है लेकिन पूंजी यानी कैपिटल और चालू अकाउंट है ना, पूंजी अकाउंट और चालू खाता, मतलब खाता अकाउंट कह रहा हूं, पूंजी खाता चालू खाता दे रखा है, तो ये पार्टनर्स का ही होता है, तो इसको जोड़ लो। और फ्री रिजर्व्स, तो हमने कल सीखा था 2 साइड अप्रोच, लायबिलिटी और एसेट साइड। अब एसेट्स तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो लायबिलिटी ही बची, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भैया जी इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, 1,20,000 आया। माइस्टिक सारा जी प्लीज एक बार चेक कीजिए, आपका 1.5 लाख क्यों आ रहा है? 40,000 कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मुझे किसका सहायता लेना पड़ेगा? लायबिलिटी साइड अप्रोच का। इसीलिए आपको दोनों साइड की अप्रोच याद होनी चाहिए, वरना आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो अब लायबिलिटी साइड अप्रोच का निकालना है, तो जो जो चीजें पॉजिटिव है, 5 लाख और 3,50,000 ये पॉजिटिव है, तो 5 लाख प्लस 3,50,000। फिर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ जो चालू खाता है वो भी इन्हीं का बैलेंस होता है, वो भी पार्टनर्स का ही है, तो 80,000, तो प्लस 80,000। लेकिन भैया जी एक पार्टनर का चालू खाता नेगेटिव है, तो माइनस 20,000 हो जाएगा। और कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी जो रिजर्व है जो फ्रीली बांटे जा सकते हैं, यानी जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, तो उसके प्लस कर दो 50,000, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा भैया जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? तो 5 लाख और 3,50,000, 8,50,000, 8,50,000 में 20 माइनस कर दिए तो बचे 60, 8,50,000 60, 9,10,000, 9,10,000 और 50, 9,60,000, तो ये आ गया 9,60,000। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब निकाल लो गुडविल। थर्ड गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो इंटू 100 अपॉन एनआरआर कितना है जी? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये देखिए यहाँ 10 हो जाएगा,
अब ये जब सॉल्व होगा तो इसको माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000 से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो 10 से 10 काटेंगे तो 12 लाख माइनस 9,60,000 यानी कि 2,40,000, ये आपकी गुडविल हो गई भैया। लो भैया लो, कर लो बात। टन टना टन टन बोलो, डन डना डन 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 डन। सर 9,10,000 आएगा। प्रियांशु जी देखिए यहाँ पे ये 50,000 भी है ना, फ्री रिजर्व्स भी आएंगे ना, जनरल रिजर्व्स अपीयर्ड इन द बुक्स, ठीक है जी। तो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के कई तरीके के फॉर्मूले। कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड में ना एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी नहीं दी होती है। तो जैसे कल मैंने किसको बताया भी था, शायद किंजल जी थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, तो मैंने कहा था वो यूज तो होता है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, लायबिलिटी साइड अप्रोच है, यानी कि कैपिटल करंट अकाउंट जो भी है वो सबको जोड़ेंगे और फ्री रिजर्व्स को भी जोड़ेंगे। कोई नेगेटिव बैलेंस होगा तो उसको माइनस कर देंगे ना। जैसे मान लीजिए अगर कभी फिक्सिशियस एसेट्स या कोई ओल्ड गुडविल दी है तो उन सबको माइनस भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मान लो, वैसे तो नॉर्मली एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अप्रोच में कल आपको बता चुका हूं, यहां पर एक और होता है कि कभी कभी ना एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होते हैं। अब इसमें यह नहीं पता कि लायबिलिटी आउटसाइड है कि क्या है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी कभी कभी चल जाता है फॉर्मूला, तो ये भी हो सकता है। तो याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको थोड़ा सा जेनरस होना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अच्छा कई बार ये भी फॉर्मूला चल जाता है ना, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड कि भैया जी आपको टोटल एसेट्स गिवन होंगे ना, तो टोटल एसेट्स अगर गिवन है उसमें से आप माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटी। तो आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, नॉन करंट और करंट। पर उसमें कई बार क्या होता है, फिक्सिशियस एसेट्स, इस टोटल एसेट में फिक्सिशियस एसेट दिए होंगे तो वो भी माइनस होंगे, है ना। कई बार ओल्ड गुडविल दी होगी तो वो भी माइनस हो जाएगी। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला फिलहाल अभी तक मैंने देखा है कहीं पे भी आया नहीं है। बट अगर आप में से किसी को भी डाउट लगे तो मैंने ये बता दिया ना, ठीक है। तो कई बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले होते हैं, बाकी कुछ चीजें तो नॉर्मल होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन है जी। अच्छा अगर आप चाहो तो इसी में सुपर प्रॉफिट मेथड लगा सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा जी। कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000 का 10% 96,000। आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 में 96 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 24,000। फिर 24,000 इंटू 100/10 कर दोगे तो 2,40,000। तो यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से कहे तो भी आप एवरेज प्रॉफिट के तहत कहे तो भी हो गया, और सुपर प्रॉफिट के तहत करेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब एक बात, सर करंट अकाउंट क्यों, अरे करंट अकाउंट भी तो पार्टनर्स का ही होता है ना। जब हम लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करते हैं तो एक्चुअली में मैंने वहां कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लिखा था, एक्चुअली में वो शेयर होल्डर फंड प्लस फ्री रिजर्व्स होता है। अब शेयर होल्डर फंड वर्ड बोल दूंगा तो आपको लगेगा है ये क्या बात हुई। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी है, पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों आएंगे। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट भी पार्टनर्स का ही होता है ना, तो पार्टनर्स की पूंजी तो है। पार्टनर्स अपने अकाउंट को दो भागों में रख रहे हैं, एक कैपिटल भाग में और एक करंट के भाग में। तो कैपिटल भी पार्टनर का है और करंट अकाउंट भी तो पार्टनर का ही है। अगर पॉजिटिव है तो वो उसको लेकर जाना पड़ेगा, और नेगेटिव है तो उसको लेकर आना पड़ेगा, है तो उसी का हिस्सा ना। कैपिटल एम्प्लॉयड के आगे से समझा दीजिए। देखिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, ये देखिए ना अभी लिखवाया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटलाइजेशन एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और इस क्वेश्चन ने हमें इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए कहा है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर ये सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहता तब भी मैंने आपको बता दिया कैसे करते। 1,20,000 में 96,000 माइनस करते, 9,60,000 का 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता 96,000। 1,20,000 में से 96 माइनस करते कितना बचता 24,000। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इंटू 100/रेट, तो 2,40,000 इंटू 100/10, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 बच गया, 2,40,000 इंटू 24,000 इंटू 10 तो 2,40,000। तो चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड बोले चाहे इससे बोले, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, ठीक है जी। प्लीज अब डन कर दीजिए। क्या कंफ्यूजन है ज्योति जी। अब मुझे लग रहा है कि यार आगे के सवाल तो अपन आज कर नहीं पाएंगे क्योंकि आगे का टॉपिक में तो फिर टाइम लग जाएगा। अच्छा एक सवाल करना है, हाँ एक सवाल करना है, ये अब अपन कल करते हैं ना। जो अपना आज का टॉपिक था वो तो अपन अब आज नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। चलिए प्लीज अब एक क्वेश्चन करते हैं। सर 980 आएगा, 980 क्यों आएगा जी।
980 कुछ कैलकुलेशन में आपसे रॉन्ग हो रही होगी। देखिए 5 लाख प्लस 3,50,000 कितने हो गए? 8,50,000। 8,50,000 ये 80 और 20 माइनस होगा इसमें से, ये 20 प्लस तो नहीं कर रहे आप, ये 20 माइनस होगा। 9,60,000 में 20 जोड़ोगे, कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या? 8,50,000 हो गया। 8,50,000 80 और 20 माइनस करेंगे तो कितना होता है? 60,000। तो 8,50,000 प्लस 60,000 9,10,000। 9,10,000 में 50 जोड़ेंगे 9,60,000 आएगा। चलिए प्लीज, अगर कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो आपसे कुछ गलती हो रही होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नहीं यानी एक सवाल करना है। अब क्या होता है भाई, ये तो सिंपल सवाल होते हैं, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले में क्या है कि ऊपर से नीचे तक की कहानी है ना। पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर गुडविल निकालोगे। कई बार ये लोग बड़े चंट लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपसे कहेंगे कि नहीं यहां से यहां जाओ, समझ रहे हो? यहां से यहां जाओ का मतलब क्या है? कहेंगे गुडविल हम देंगे तुमको, गुडविल हम देंगे, लेकिन कभी बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तुम निकालो, कभी बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट तुम निकालो, कभी बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट तुम निकालो। यानी कि वो हमें नीचे की चीज दे रहे हैं और ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे भी सवाल आपको बनने चाहिए, है ना। ये सवाल आने के चांसेस होते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। और थोड़ा सा नॉलेज पर्पस के हिसाब से भी जरूरी है ना। आपको थोड़ा इंटेलिजेंस तो आपके पास होना चाहिए। तो ये देखो कह रहे थोड़ा कि भैया पूरा होना चाहिए, हाँ मतलब पूरा ही होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 1,08,000। गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया भाई, सवाल ने गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया। कह रहे हैं कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट 4 ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। अच्छा जी, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म दे रखा है 4 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 10%। अब आपसे मांग रहे एवरेज प्रॉफिट बताओ, यानी नीचे से जाके सीधा ऊपर तक पहुंचना है। तो हमने कहा अच्छा जी, हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए। एक फर्म की ख्याति 1,08,000 रुपए है। इसका मूल्यांकन 4 वर्ष के विशेष लाभ की खरीद पर किया गया था। फर्म द्वारा नियोजित पूंजी 4 लाख है और प्रतिफल पर सामान्य दर 10% है। तो औसत लाभ निकालिए। तो अब देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ने गुडविल दे रखा है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा क्या? क्वेश्चन ने गुडविल दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, तो सुपर प्रॉफिट अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो सुपर प्रॉफिट को यहीं रखोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज को इधर भेज दोगे। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। शशि जी एक बार प्लस कर लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस प्लस करंट अकाउंट के बैलेंस। जो करंट अकाउंट नेगेटिव है वो माइनस करेंगे, और जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व होता है, उसके 50,000 रुपए जोड़ देंगे, है ना। सब लिखे हुए अमाउंट है यार, आप एक बार अच्छे से सवाल पढ़ोगे तो आपको सारे अमाउंट से भी समझ में आ जाएगा। ये देखो 5 लाख, 3,50,000, 80,000, ये तीनों प्लस ये 20,000 माइनस। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव है। और यहां जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स 50,000, फ्री रिजर्व्स भी है, ठीक है। चलिए प्लीज अब आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। क्या बात है यार, अभिषेक, किंजल, स्नेहा, इन सब ने 67 निकाल भी लिया। गुप्ता, तृप्ति, ओके, पता नहीं। हाँ जी मुस्कान जी, 100 स्वीट ऑफ पानी पी लिया मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो अब इसके लिए अगर मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। है भैया, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज डिवाइड क्यों हो रहा है? देखो इधर मल्टीप्लाई है ना, जब ये साइड चेंज होती है तो मैथ्स में बचपन में सिखाया गया होगा आपको कि जब साइड चेंज होती है तो डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो भैया जी, गुडविल है भैया जी 108 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया जी? 27,000, ठीक है जी। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 27,000। अब भैया नॉर्मल प्रॉफिट में निकाल सकता हूं क्या? हाँ भैया आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे? ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख और 10% रेट है, तो 4 लाख इंटू 10/100, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट में 100/10 नहीं करते, फॉर्मूला सही से याद रखना, ठीक है। गड़बड़ करोगे तो आपकी गलती होगी। अब एक जीरो से ये जीरो कटा तो ये 40,000 हो गया। अब देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो होता है फॉर्मूला। अब सुपर प्रॉफिट आपको यहां दे रखा है 27, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 40,000,
एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी कि भैया मुझे इसको निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, इस नॉर्मल प्रॉफिट को इधर भेज दो, इधर भेज दो। अब ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है, माइनस वाला प्लस होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमने यहां निकाल रखा था 27,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहां निकाल रखा है 40,000, तो बिल्कुल सही, सबने एकदम सही निकाला है। 67,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार सवाल ऐसा भी होता है। ठीक है, कई बार सवाल ऐसा भी होता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई बार एक और भी कहानी हो सकती है कि कई बार वो आपको एवरेज प्रॉफिट दे दे, जैसे अभी नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया ना कैलकुलेशन के लिए, ऐसे ही आपको एवरेज प्रॉफिट दे दे और आपसे मांगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो भैया जी अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो एवरेज प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। कई बार इसी क्वेश्चन में वो आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को पूछता है, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। नीचे से ऊपर जाते वक्त भी सिखाया, ऊपर से नीचे आते वक्त भी मैंने आपको सिखा दिया है ना, तो प्लीज इन सब चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और बेसिकली ये तो ठीक है, बिहार बोर्ड में शायद उतना ट्रिकी क्वेश्चन ना भी आए, और आएंगे भी तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, है ना, लेकिन हम किसी भी रिस्क के साथ नहीं जाएंगे, तो प्लीज थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ा के रखना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देते हैं, है ना। देखो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू जितने मैं कराता हूं मैंने कोई हटाए नहीं है, सब होमवर्क में अभी भी रखे हुए। धीरे धीरे मैं आपसे होमवर्क में करवा रहा हूं, लेकिन करवा रहा हूं, तो प्लीज आपको सब याद रखने पड़ेंगे, है ना, ऐसा ना हो कि फिर आप भूल जाओ। ये चाहे छोटे से क्वेश्चन है ना, चाहे लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, चाहे सिंपल क्वेश्चन है, सब मैं आपसे करवा रहा हूं, तो आपको करने दीजिए। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ध्यान रखिएगा, कल हम चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि हम इस चैप्टर में दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। आपकी किताबों में अलग अलग गिवन हो सकता है ना, गुडविल के लिए अलग चैप्टर गिवन होगा और चेंज इन पीएसआर के लिए अलग चैप्टर गिवन होगा। हम दोनों को इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अबाउट चेंज इन पीएसआर और लाभ बांटने के अनुपात में परिवर्तन, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया था, करना था इसको, लेकिन आज नहीं कर पाए, कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ रिवाइज द टुडेज क्लास, आज की क्लास रिवाइज करके आइएगा। ठीक है जी, सर आज का एक क्वेश्चन गलत हुआ, कोई बात नहीं, चेक कीजिएगा क्यों गलत हुआ। निको भैया डाउट चेक कीजिए, उसमें खांसी जुकाम का इलाज, अरे सोच, तो फिर तो मैं बाद में देख सकता हूँ ना यार, है ना, टाइम लग जाएगा ना। कितना हो गया, 44 हो गया। बट सो स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू। निको भैया ज्यादा जुकाम और खांसी हो रहा है तो दवा का सीतापदी आता है, वो हाफ स्पून ले लो। अच्छा जी, उसमें हाफ स्पून हनी मिक्स करके, क्या बात है यार, सो स्वीट ऑफ यू। ये मैं अपनी अर्धांगिनी को जरूर दिखाऊंगा कि देखो हमारे प्यारे बच्चे कितने अच्छे होते हैं। ठीक है, एनआरआर का फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कल बताया था मैंने, नॉर्मल रेट ऑफ, कल प्लीज अगर आपने प्रीवियस क्लास छोड़ी है तो प्लीज उसको ध्यान रखिए ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि अगर आप पैसे लगाएंगे तो कितना पैसा आप उस पर कमा पाएंगे, है ना। अच्छा, प्रियांशु जी ने आंसर दे दिया है, ओके। 2022 में भी तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होगा, उसमें नहीं, रोशनी जी, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का सिर्फ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में ही इंपैक्ट पड़ता है, मतलब जिस साल क्लोजिंग स्टॉक इंपैक्ट डाल रहा है उसके अगले साल ओपनिंग स्टॉक, बस उसके आगे नहीं, क्योंकि उसके आगे की कैलकुलेशन तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की बाद में हुई होगी, है ना। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का अगली साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, बस उसके बाद अगली साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा और जो ओपनिंग होगा उसमें गलती नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए सर, आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस क्यों यूज किए? स्नेहा जी, ये फॉर्मूला है ना, एक्चुअली में मैं बता देता हूं आपको। अरे क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि वक्त के साथ धीरे धीरे समझ में आती हैं। एक्चुअली में ये जो आपको मैंने कल पढ़ाया था ना, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ऐसे ही यहां पर आगे चल के शेयर वाला जो चैप्टर होता है ना, तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तो उसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी, अब रिजर्व एंड सरप्लस मतलब फ्री रिजर्व्स, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है यहाँ पर फ्री रिजर्व्स। अच्छा, ध्यान रखना, अगर कोई नेगेटिव बैलेंस होगा, कोई लॉस होगा,
कोई फिक्सिशियस एसेट होगा, कोई गुडविल होगा, तो वो सब यहाँ से माइनस भी होगा, है ना। पर इतना सवाल अब आता वाता नहीं है, और वो सब हम वहां पे सीख जाते हैं शेयर वाले चैप्टर में, इसलिए। और मैंने कल कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लिखाया था, तो मुझे लगा कि आपको पता ही है कैपिटल हम जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं ना, तो उसमें सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। अगर आप फिक्स्ड मेथड से बनाओगे तो कैपिटल और करंट दो अलग अलग है, लेकिन है तो वो दोनों पार्टनर के ही ना, तो साथ में आएंगे। बस जो माइनस वाला है वो माइनस होगा, जो प्लस वाला है वो प्लस होगा। और फ्री रिजर्व तो हम प्लस करते हैं, ये तो मैंने कल के फॉर्मूले में आपको सिखाया ही है। चलिए अब मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। रेटिंग कब अच्छा होगा आपका? यार जब आप लोग 5/5 दोगे। चले, सर के 2 बच्चे नहीं जी, हाँ वैसे 2 कह सकते हो, अर्धांगिनी भी बच्ची जैसे होगी आजकल ही, चलो ओ मेरा बाबू। और 1-2 बच्चा है ही, 1 बच्ची 1 बच्चा, बस बच्ची की उम्र थोड़ी ज्यादा है और बच्चा तो भी गोदी वाला। चलिए हाँ, बी हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिल्कुल ठीक। चलिए चलते हैं ना, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, और प्लीज आप अच्छे से पढ़ते रहिए, फॉर्मुलेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हाँ फिर मिलेंगे, ये हुई ना बात, कल मिलते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर कॉन्स, थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए, स्माइल्स के लिए, थैंक यू। बस मेहनत भी करते रहिए, ताकि रिजल्ट के दिन भी आप इसी तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे मिले। और एक प्यार सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराहट को फैलाओ ना यार, इस तरीके से जीवन जीते रहो कि जीते जीते मजा आने लगे।